औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सेकंड ईयर इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। याद रखिए कि ये सारे वही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार मुख्तलिफ बोर्ड्स में रिपीट होते हैं। इनके साथ साथ आप लोगों ने जो रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे आप लोगों की बुक्स के अंदर एक्सरसाइजेज़ में, उनको आप लोगों ने अच्छे से कवर करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ब्रीफली राइट ऑन द बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स। सर जेम्स जीन्स के मुताबिक ज़िंदगी का आगाज़ ज़मीन पर, इसके बारे में लिखिए। अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स व्हेन अ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो अ स्टार बाय चांस केम नियर द सन। सर जेम्स जीन्स के मुताबिक लाखों साल पहले एक सितारा कुदरती तौर पर सूरज के करीब आया। It raised huge tides on the surface of sun and formed a big mountain. These rays formed a shape of mountain. इसने सूरज की सतह पर बड़ी बड़ी लहरें पैदा की और इन लहरों ने पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर ली। When the star began to move away the sun, जब इस सितारे ने सूरज से दूर जाने की कोशिश की, the mountain was torn to pieces due to its tidal pull. तो जो सूरज की सतह पर बहुत बड़ा पहाड़ बना था लहरों का, वो कशिश की वजह से टाइडल पुल की वजह से वो बिखर गया, टूट गया, टुकड़ों में बट गया। These pieces fell off into space and began to move round the sun. इन टुकड़ों ने खला के अंदर दूर दूर जो जाके गिरे थे, उन्होंने सूरज के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया। They were called planets. उन टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? प्लैनेट्स हैं। Our Earth is also one of them. और हमारी ज़मीन भी उन्हीं में से है। What are planets and how did they come into existence? When the star began to move away the sun, जैसे ही उस सितारे ने सूरज से दूर जाने की कोशिश की, the mountain was torn to pieces due to its tidal pull. तो जो टाइडल पुल था उसकी वजह से जो माउंटेन बना था लहरों का, वो टुकड़ों में तकसीम हो गया। These pieces fell off into space and began to move round the sun. तो इन टुकड़ों ने क्या किया कि सूरज के गिर्द स्पेस में ही, खला में ही सूरज के गिर्द घूमना शुरू कर दिया। They were called planets. इनको हम planets कहते हैं। Our earth is also one of them. Why is there no life on the stars? सितारों पर ज़िंदगी क्यों नहीं है? There is no life on the stars and sun because they are too hot or too cold. Therefore, there is no life on the stars. अब जब ये जस्ट स्टार्स के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पे आप ये लिखेंगे कि जो सितारे हैं, जैसा कि पहले आप लोगों को बताया गया है कि सितारे कुछ, जब ये टाइडल पुल की वजह से जो माउंटेन बना था उसमें से कुछ पार्टिकल थे सूरज की सतह के करीब गिरे, कुछ थोड़े से दूर गिरे, कुछ बहुत ज़्यादा दूर गिरे। अब जो सूरज के करीब गिरे थे, अब मुसलसल सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती रही, वो अभी तक बहुत ज़्यादा गर्म है। अब जो दरमियाने लेवल पे जाके गिरे, कहीं दरमियान में जाके गिरे, उनके ऊपर सूरज की शुआएँ आती भी हैं लेकिन उनकी तपिश थोड़ी सी कम हो गई है। वहाँ पे टेम्परेचर जो होगा वो थोड़ा सा नॉर्मल होगा, लेकिन जो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरे वहाँ तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँच सकती, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सर्द हो चुके हैं वक्त गुज़रने के साथ साथ। तो इसी तरह सितारों पर या सूरज पर ज़िंदगी इसलिए मुमकिन नहीं है, उसकी रीज़न ये है कि या तो वो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं या बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर ठंडे हैं तो उससे क्या होगा और अगर गर्म है तो उससे क्या होगा? देखें, जो बेसिक नीड्स हैं, पानी, उसके लिए टेम्परेचर सूटेबल होना चाहिए। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो स्टीम की शक्ल में उड़ जाएगा, और अगर टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा, कम होगा, तो वो पानी जम जाएगा, इसीलिए ज़िंदगी वहाँ पर वाक़ई नहीं हो सकती। देयरफॉर देयर इज़ नो लाइफ ऑन द स्टार्स। यही वजह है कि स्टार्स पर ज़िंदगी मौजूद नहीं है। हाउ इज़ इट दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट। कैसे ये होता है शाज़ व नाज़िर तौर पर कभी कभार कि एक सितारा दूसरे सितारे को करीब पाता है। The universe is too vast that there is a distance of millions of miles between two stars, so a star seldom finds another star near it. अब कायनात बहुत वसी व अरीज़ है और एक सितारे का दूसरे सितारे से लाखों मीलों का फ़ासला है, इसीलिए ये कभी कभार ही होता है कि एक सितारा दूसरे सितारे को अपने करीब तर पाता है। What conditions are necessary for life to exist? कौन कौन सी ज़िंदगी के लिए जो बेसिक नीड्स हैं, जो अहम हालात हैं, वो होने चाहिए।
लाइफ डिमांड सूटेबल फिज़िकल कंडीशंस, ज़िंदगी जो है वो डिमांड करती है कि जो फिज़िकल कंडीशंस हों वो सूटेबल होनी चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज कंडीशंस इज़ टेम्परेचर एट विच थिंग्स कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट। सबसे ज़्यादा जो अहम है इनमें से वो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, ताकि जो चीज़ें हैं वो अपनी लिक्विड स्टेट के अंदर बरकरार रह सकें। अदरवाइज़ लाइफ वुड मेल्ट और फ्रीज़, वरना जो ज़िंदगी है वो या तो वो पिघल जाएगी या फिर वो मुंजमद हो जाएगी, फ्रीज़ हो जाएगी। हाउ डिड आवर प्लानिटरी सिस्टम कम इनटू एग्जिस्टेंस, हमारा जो ये सियारों का सिस्टम है ये किस तरह से वाक़ हुआ, किस तरह से अमल में आया। व्हेन द स्टार बिगेन टू मूव अवे द सन, जैसे जैसे सितारा सूरज से दूर होता गया, द माउंटेन वाज टोर्न इनटू पीसेस ड्यू टू इट्स टाइडल पुल, तो सूरज की सतह पर बनने वाला जो पहाड़ था वो टुकड़ों में तकसीम हो गया, टूट गया। दीज पीसेस फेल ऑफ इनटू स्पेस एंड बिगेन टू मूव अराउंड द सन, तो ये जो टुकड़े थे ये स्पेस में, खला में बहुत ज़्यादा सूरज के गिर्द जाके गिरे, कुछ करीब गिरे, कुछ बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरे, और इन्होंने सूरज के इर्द गिर्द रोटेशन स्टार्ट कर दी, घूमना शुरू कर दिया। दे वर कॉल्ड प्लैनेट्स, आवर अर्थ इज़ आल्सो वन ऑफ देम। राइट अ नोट ऑन द बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। According to Sir James Jeans, when a millions of years ago a star by chance came near the sun, it raised huge tides on the surface of sun and formed a big mountain. These rays formed a shape of mountain. When the star began to move away the sun, the mountain was torn to pieces due to its tidal pull. These pieces fell off into space and began to move around the sun. They were called planets. Our earth is also one of them. अब देखिए ये क्वेश्चन डिफरेंट वे से पूछा जा रहा है लेकिन आंसर सेम है, इसीलिए अगर आप लोग ये क्वेश्चन याद कर लेंगे तो ये 4 से 5 क्वेश्चंस को ये कवर करेगा। सेकंड चैप्टर, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, व्हाट वर द सैनिटरी कंडीशंस लाइक इन आवर बिग सिटीज़ 100 ईयर्स अगो। तकरीबन 100 साल पहले जो शहर है बड़े बड़े उसके अंदर सैनिटरी की कंडीशंस क्या थी। द सैनिटरी कंडीशंस ऑफ आवर बिग सिटीज़ वर वेरी पुअर, बहुत ज़्यादा बुरे हालात थे। द स्ट्रीट्स वर नैरो एंड अनपेव्ड, जो गलियाँ थीं, वो जो सड़कें थीं वो कच्ची थीं और तंग थीं। देयर वाज नो प्रॉपर सिस्टम ऑफ ड्रेनेज, वहाँ पर जो पानी का निकासी आब का सिस्टम था वो बड़ा नाकारा था, ख़राब था। आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन, और जो आउटडोर टॉयलेट्स है वो आम थे, मीन्स के रफ़ा हाजत के लिए, वाशरूम करने के लिए बाहर जाया जाता था। हाउ आर वी बेटर दैन आवर एंसेस्टर्स, हम किस तरह अपने आबाओ अजदाद से बेहतर हैं। द पीपल ऑफ द पास्ट जनरली बिलीव्ड इन साइंस ऑफ गुड लक एंड बैड लक। सम ऑफ दीज साइंस वर ब्लैक कैट्स, ब्रोकन मिरर्स एंड नंबर 13। नाउ साइंस हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट दे शुड नॉट बिलीव इन दीज बेसलेस थिंग्स। वी शुड बिलीव ओनली इन दीज आइडियाज़ विच आर सपोर्टेड बाय फैक्ट्स। अब जो लोग थे पास्ट में, माजी में, वो यकीन कर लेते थे बैड लक पर, बुरी किस्मत पर, या उसके साइंस पर। मिसाल के तौर पे काली बिल्ली का रास्ता काटना, शीशे का टूट जाना, 13 नंबर का नज़र आ जाना। लेकिन साइंस ने आके इस बात को ख़त्म कर दिया है। साइंस के मुताबिक ये सारी चीज़ें बेबुनियाद हैं। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है और हर चीज़ किसी न किसी हकीकत पर मबनी होती है। हाउ कैन वी प्रिजर्व आवर फूड टुडे, आज हम किस तरह से अपनी खुराक को महफूज कर सकते हैं। द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड हैज़ हेल्प अस अलॉट इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। द यूज़ ऑफ मशीन्स एंड फर्टिलाइजर्स हैज़ इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड। वी कैन प्रिजर्व फूड बाय फ्रीजिंग, डिहाइड्रेशन एंड केनिंग। साइंसी तरीक़ाकार की वजह से या इसकी मदद की वजह से जो काफ़ी सारी प्रोडक्शन और प्रिजर्वेशन है खुराक की वो पॉसिबल हो सकी है। उसकी वजह यह है कि हम खादों का और मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं खुराक को तैयार करने में, और हम खुराक को फ्रीज़ करके, मुंजमद करके, उसको डिहाइड्रेट करके, पानी उनमें से निकाल के मसलन के खुश्क करके और उनको डब्बों में पैक करके, कैनिंग करके हम खुराक को महफूज कर सकते हैं। हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। The use of scientific method has helped us a lot in the production and preservation of food. The use of machines and fertilizers has increased the production of food. We can preserve foods by freezing, dehydration and canning. देखिए, how we can preserve our food today. How has the scientific method helped us in the production and preservation of food? Question दोनों सेम है लेकिन आंसर, क्वेश्चन चेंज है, स्टेटमेंट चेंज है, लेकिन आंसर जो है वो सेम है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। How has scientific method helped in our fight against diseases? किस तरह साइंसी तरीक़ेकार ने
हमारी मदद की है बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में। बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड्स वी हैव डिस्कवर्ड मैनी मेडिसिन्स एंड इन्वेंटेड अ नंबर ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स। साइंसी तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए हमने बहुत सारी अद्वियात जो हैं वो डिस्कवर कर ली हैं और बहुत सारे जो मेडिकल के आलात हैं, तिब्बी आलात हैं, हमने वो ईजाद कर ली हैं। वी हैव आल्सो कम टू नो हाउ टू प्रिवेंट एंड क्योर अ डिजीज़। और हमें ये भी पता चल गया कि किस तरह किसी बीमारी से बचा जा सकता है और किस तरह से बीमारी से हम लोग सेहतयाब हो सकते हैं। हाउ वाज फ्रेश वाटर ऑब्टेन इन द पास्ट। किस तरह से जो साफ़ पानी था वो माजी के अंदर वो लिया जाता था। In the past, water was obtained from sources of contained disease production germs, so this water was contaminated and caused diseases. याद रखिए कि पुराने वक्तों में जो पानी लिया जाता था या तो वो बहुत बड़े बड़े कुएं होते थे या फिर किसी एक जगह पे पानी इकट्ठा किया जाता था जहाँ पर जानवर, परिंद हर चीज़ें और इंसान भी पानी पीते थे। यही उनका एक सोर्स होता था फ्रेश वाटर हासिल करने का, इसके अलावा कोई सोर्स नहीं होता था। हाउ हैज़ साइंटिफिक मेथड इनेबल्ड अस टू गेट ओवर द ओल्ड फियर्स। किस तरह साइंसी तरीक़ेकार ने हमें इस काबिल कर दिया है कि हम जितने भी पुराने खौफ हैं उनके ऊपर हम काबू पा लेते हैं। वी वर जनरली लेस फेयरफुल दैन आवर एंसेस्टर्स। हम कम खौफज़दा हैं अपने आबाओ अजदाद से। आवर एंसेस्टर्स वर सुपरस्टिशियस। हमारे जो आबाओ अजदाद थे वो तवहुम परस्त थे, वहम करने वाले थे। दे वर अफ्रेड ऑफ ब्लैक कैट्स। वो काली बिल्लियों से डरते थे, टूटे हुए शीशों से डरते थे और नंबर 13 से डरते थे। द साइंटिफिक मेथड हैज़ प्रूव्ड that old fears have no sound basis. Behind every event there is always some reason. साइंसी तरीक़ेकार ने इस चीज़ को साबित किया है कि पुराने खौफ जो हैं उनकी कोई बुनियाद नहीं है, हर वाक़े के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। चैप्टर नंबर 3, वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। हाउ डज़ फाइनेंशियल प्रेशर लीड टू द फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स। किस तरह साइंसी तरीक़ेकार, किस तरह से जो माली हालात होते हैं, माली प्रेशर होता है, वो स्टूडेंट्स की नाकामी का सबब बनता है। बॉयज़ बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज़ हैव टू डू सम जॉब टू मीट देयर एजुकेशनल एक्सपेंसेस। वो बच्चे, वो लड़के जो गरीब ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, अपने एजुकेशन के अखराजात को पूरा करने के लिए कोई ना कोई जॉब करनी पड़ती है। दे कैन नॉट पे प्रॉपर अटेंशन टू देयर स्टडीज़। इसी वजह से वो अपनी तवज्जो, पूरी तवज्जो अपनी पढ़ाई को नहीं दे पाते। मोर वर्क एंड लेस रेस्ट टेल अपॉन देयर हेल्थ एंड सो दे फेल। अब ज़्यादा काम करने की वजह से उनकी जो सेहत होती है वो ख़राब हो जाती है, इसलिए वो नहीं पढ़ पाते और वो नाकाम हो जाते हैं। हाउ डज़ मिस्टेकन एम्बिशन ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट्स लीड टू द फेलियर ऑफ बॉयज़ इन कॉलेज। किस तरह से जितने भी गलती पर मबनी ख्वाहिशात होती हैं वालिदैन की तरफ से, वो बच्चों के फ़ेल होने का सबब बनती हैं। मिसाल के तौर पर कुछ बच्चों के वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट में होता है और उन्हें ज़बरदस्ती FSC में दाखिला करवा दिया जाता है। उनका भी इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए बच्चे पूरी तवज्जो नहीं दे पाते और वो फ़ेल हो जाते हैं। मिस्टेकन एम्बिशन इज़ अ ग्रेट काज ऑफ फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स। गलती पर मबनी ख्वाहिशात एक बहुत बड़ी वजह है बच्चों के नाकाम होने की। द बॉय वांट्स टू स्टडी वन सब्जेक्ट वेयर एज हिज पेरेंट्स फोर्स हिम टू स्टडी द अपोजिट सब्जेक्ट। लड़का एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है लेकिन उसके वालिदैन उसे ज़बरदस्ती करते हैं, फोर्स करते हैं कि तुम किसी और सब्जेक्ट को चूज़ करो। सो द बॉय डज़ नॉट फाइंड एनी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट एंड फेल्स। लड़का जो होता है वो मजमून रख तो लेता है लेकिन अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं करता और वो नाकाम हो जाता है। हाउ डू द नर्वस हैबिट्स काज द फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स एट कॉलेजेस। किस तरह से ये जो नर्वस हैबिट्स होती हैं, आदत होती हैं, वो बच्चों की नाकामी का सबब बनती हैं कॉलेजेस के। देयर आर सम बॉयज़ हु फेल बिकॉज दे डू नॉट ट्राई। कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं जो बिल्कुल कोशिश ही नहीं करते और वो नाकाम हो जाते हैं। दे सफ़र फ्राम नर्वस हैबिट्स। वो डिफरेंट किस्म की असाबी आदत का शिकार होते हैं। दे कैन नॉट सिट एट द डेस्क एंड स्टडी प्रॉपरली। इवन कि वो एक चेयर के ऊपर, डेस्क के ऊपर भी प्रॉपरली नहीं बैठ सकते और अपनी पढ़ाई को तवज्जो नहीं देते। दे वेस्ट देयर टाइम इन यूजलेस एक्टिविटीज़। और क्लास के अंदर बैठ के भी वो अपना जो तवज्जो होती है वो अपनी स्टडीज़ को नहीं देते बल्कि अपना टाइम सारा ज़ाया कर देते हैं यूजलेस एक्टिविटीज़ में। वी कैन नॉट हेल्प दैम। हम उन्हें हेल्प नहीं कर सकते। एंड ऑफ टर्म, what was Ditch's general view of school life? According to writer, school life was full of labor and tough competitions. राइटर के मुताबिक, डिचिस के मुताबिक, स्कूल लाइफ जो है वो बहुत सख्त, बहुत टफ़ कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें। टीचर्स गेव देम अ लॉट ऑफ होमवर्क।
असातिज़ा जो होते हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा घर में काम करने के लिए देते हैं। दे कुड नॉट रिलैक्स बोथ एट स्कूल एंड एट होम। बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो पाते, ना स्कूल में और ना घर में। हाउ डज़ द समर हॉलीडेज़ लुक टू डिचिस एट द स्टार्ट? हाउ डिड डिचिस स्पेंड हिज समर हॉलीडेज़? वट वाज द अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट्स ओकेजनल हॉलीडेज़? अब ये जो ऊपर वाले 2 क्वेश्चन हैं इनके आंसर आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। समटाइम्स द राइटर हैड ओकेजनल हॉलीडेज़। बाज़ औक़ात क्या होता था कि वक्फ़े आ जाते थे, कुछ इस तरह की छुट्टियाँ आ जाती थी। द स्कूल वाज क्लोज्ड फॉर हाफ डे टू अटेंड अ फुटबॉल मैच और सम अदर सेलिब्रेशन। तो स्कूल को हाफ दिन के लिए बंद कर दिया जाता था, उसमें हो सकता है कि कोई फ़ुटबॉल का मैच हो या कुछ और सेलिब्रेशन हो सकती थी। समटाइम्स दे गॉट फुल डे स्केटिंग हॉलीडेज़। और जब बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती थी तो उनको स्केटिंग के लिए भी कभी कभार पूरे दिन की छुट्टी भी हो जाती थी। ये अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट्स या ओकेजनल हॉलीडेज़ ही होती थी। ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, वाई शुड बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड? जो किताबें होती हैं उन्हें क्यों तल्फ़ करना चाहिए? वाई शुड बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड अकॉर्डिंग टू जेसी स्क्वायर? अब ये डिफरेंट वे से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। आंसर सेम होगा। बैड और यूज़लेस बुक्स शुड बी डिस्ट्रॉयड इन ऑर्डर टू मेक रूम फॉर न्यू एंड गुड बुक्स। पुरानी और नकारा किताबों को तलफ़ करना, ज़ाया करना इसलिए ज़रूरी है ताकि उनकी जगह पर नई किताबें आ सकें, नई और अच्छी किताबें आ जाएं। डिस्ट्रॉइंग सच बुक्स सेव द हार्ट्स फ्रॉम द ट्रबल ऑफ प्रिजर्विंग दैम। और सबसे जो ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जो बुक्स रखने वाला होता है उससे आसानी हो जाती है इनको महफूज करने में। वाई इज़ इट नेसेसरी टू डिस्ट्रॉय द अनवांटेड बुक्स? वो किताबें जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है उनको तलफ़ करना क्यों ज़रूरी है? बैड और यूज़लेस बुक्स शुड बी डिस्ट्रॉयड इन ऑर्डर टू मेक रूम फॉर न्यू एंड गुड बुक्स। डिस्ट्रॉइंग सच बुक्स सेव द हाइस्ट फ्रॉम द ट्रबल ऑफ प्रिजर्विंग दैम। अब जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा है कि क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन आंसर सेम होता है। ये 3 क्वेश्चन अब आपके सामने हैं लेकिन आंसर सेम है। हाउ डिड द राइटर डिसाइड टू गेट रिड ऑफ हिज बुक्स? किस तरह से राइटर ने ये फैसला किया कि वो अपनी किताबों से जान छुड़वा सकता है? ही डिसाइडेड थ्रो द बुक्स इन टू द रिवर। ही टुक अ बिग स्टफ्ड एंड बुक्स इट पैक्ड इट पुट इट ऑन हिज शोल्डर एंड थ्रू देम इन टू द रिवर एंड गॉट रेड ऑफ दैट। अब होता क्या है कि राइटर ये डिसाइड करता है कि इन किताबों को वो दरिया में फेंक देगा, रिवर में फेंक देगा। इसके लिए वो क्या करता है, एक बड़ा थैला लेता है, एक बोरी लेता है और उसके अंदर सारी किताबों को भर लेता है और उन्हें अपने शोल्डर पर रखता है और जाकर उन्हें दरिया में फेंक देता है। इस तरह से वो उनसे छुटकारा हासिल कर लेता है। वाई कुड द ऑथर नॉट बर्न द अनवांटेड बुक्स? अब राइटर किताबों को जला क्यों ना सका? He could not do so because he not had kitchen range. His gas cooker or study fire was not sufficient to burn so many books. अब जिस अपार्टमेंट में, जिस घर में वो रह रहा था वहाँ पर इतनी जगह नहीं थी कि वो इन किताबों को जला सके। और आपको पता है कि बुक्स कभी भी जब बाइंडिंग की सूरत में होती हैं, जिल्द की सूरत में होती हैं, तो ये कभी भी नहीं जलती। ऊपर से थोड़ी सी जल जाती हैं लेकिन इनको एक एक जब तक आप लोग एक एक पेज करके नहीं जलाएंगे ये नहीं जलती। यही वजह थी कि उसके पास ना तो किचन रेंज थी, ना उसके पास इतना बड़ा कोई गैस कुकर था जिसकी वजह से वो इन किताबों को जलाकर ख़त्म करता। वाई आर पीपल रिलक्टेंट टू थ्रो अवे बुक्स? इस क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिएगा। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स वर प्रेजेंटेड टू ट्रूप्स? किस किस्म की किताबें जो थीं वो आर्मी के लोगों को भेजी गई। मोस्ट ऑफ बुक्स दैट पीपल प्रेजेंटेड टू ब्रिटिश सोल्जर्स वर ऑर्डिनरी एंड सूटेबल। काफ़ी सारी किताबें जो थीं जो कि लोगों की तरफ से ब्रिटिश सोल्जर्स को भेजी गई थीं वो आम थीं और कुछ सूटेबल भी थीं। बट सम पीपल आल्सो सेंड देम ओल्ड एंड यूजलेस बुक्स दैट इंक्लूडेड ओल्ड मैगजीन्स, गाइड्स एंड अल्मैनक्स। अब काफ़ी सारे लोगों ने पुरानी बेकार किस्म की, नकारा किस्म की किताबें, पुराने मैगज़ीन्स, गाइड्स और जंतरियाँ भी भेजीं। वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स? क्यों मुश्किल है इतना कि किताबों को ज़ाया करना? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स बिकॉज जनरली वी डू नॉट हैव प्रॉपर प्लेस टू डू सो। ये इसलिए मुश्किल है कि हमारे पास अमूमन इतनी जगह नहीं होती कि हम इनको जला सकें या तलफ़ कर सकें। समटाइम्स वी कैन नॉट इवन डिसाइड विच बुक शुड बी डिस्ट्रॉयड एंड विच शुड बी प्रिजर्व। और इवन के हम लोग इसी कश्मकश में ही रह जाते हैं कि कौन सी बुक हम फेंक दें, इसको डिस्ट्रॉय कर दें या किसी को दे दें, और किस बुक को हम अपने पास महफूज रखें। इतना भी टाइम नहीं होता। द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, वट वाज द डाइजीज़ जेरोम के जेरोम डिस्कवर्ड ही डिड नॉट हैव। वट वाज द ओनली डाइजीज़ जेरोम डिड नॉट हैव।
ऐसी कौन सी बीमारी थी जो कि जेरोम के जेरोम में नहीं थी? इट वॉज हाउसमेड नीज। द disease he discovered he did not have was housemaid's knee. It was a disease that men were not expected to suffer from. सिर्फ एक घुटनों के दर्द की बीमारी थी जो कि मर्दों को नहीं होती है, सिर्फ ख़वातीन में होती है। यही जेरोम को लगा कि शायद ये बीमारी मेरे में नहीं है। हु इज़ द राइटर ऑफ द ऐसे द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल एंड व्हाट इज़ इट्स थीम? जेरोम इज़ द राइटर ऑफ द ऐसे द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। Its theme is don't stuck that things in your mind which you do not understand, which you cannot understand. इसका जो थीम है वो ये है कि उन बातों को बिल्कुल अपने माइंड में ना आने दें जिनके बारे में आप नहीं जानते। How did Jerome come to know that his liver was out of order? कैसे जेरोम को पता चला कि उसका जो जिगर है वो सही नहीं है, बल्कि वो सही काम नहीं कर रहा, ख़राब है। The author was reading a liver pill circular. जो राइटर है, जो ऑथर है, वो पढ़ रहा था एक इश्तिहार जो कि लीवर पिल से रिलेटेड था, जिगर से रिलेटेड था। ही कम्स टू सस्पेक्ट दैट, उसे ये शक गुजरा, हिज लीवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर, कि शायद उसका भी जो जिगर है वो ख़राब है। देन ही स्टडीड मोर एंड कंक्लूडेड दैट, फिर उसने और ज़्यादा पढ़ा और इस नतीजे पे पहुंचा, ही वाज सफरिंग फ्राम टाइफाइड फीवर, एस्टिविटस डांस, ब्राइट्स डाइजीज़, क्लोरा, डिप्थीरिया, गोट एंजाइमोसिस। और बाद में उसे ये पता चलता है कि ये सारी की सारी बीमारियाँ उसके अंदर हैं सिवाय एक बीमारी की, और वो क्या थी? दैट वाज हाउस मेड नीज़। What did the writer discover about his pulse? राइटर ने अपनी जो नब्ज़ थी उसके बारे में क्या उसे लगा? सबसे पहले तो उसे ये इस बात का नहीं पता था कि नब्ज़ होती कहाँ है, किस तरह से चेक की जाती है। पहले उसे यही फ़ील ना हुआ कि उसकी दिल की धड़कन ही नहीं है, लेकिन बाद में उसे फ़ील हुआ और फिर उसने जब चेक किया तो वो इट वाज़ 145 पल्स रेट पर मिनट। उसे शायद ये फ़ील हुआ, लेकिन वो गलत था। डिस्क्राइब द राइटर्स विजिट टू केमिस्ट, जो केमिस्ट की शॉप पे वो जाता है उसको एक्सप्लेन कीजिए। ही वेंट टू केमिस्ट एंड गेव हिम द प्रिस्क्रिप्शन। वो मेडिकल स्टोर पे गया, केमिस्ट के पास गया और उसने जाके नुस्खा थमा दिया। द केमिस्ट रीड इट एंड रिटर्न इट सेइंग ही डिड नॉट कीप दोज थिंग्स रिटन इन द प्रिस्क्रिप्शन। तो जो शॉप वाला था, जो केमिस्ट था, दवा साज था, उसने क्या किया, उसको पढ़ा, उस नुस्खे को पढ़ा और ये कहते हुए उसे वापस कर दिया कि ये चीज़ें हमारे पास मौजूद नहीं हैं जो इस नुस्खे पे लिखी हुई हैं। देन द राइटर केम टू नो दैट डॉक्टर हैड नॉट रिटन एनी मेडिसिन इन इट। तब राइटर को ये बात पता चली कि डॉक्टर ने तो उसके ऊपर किसी किस्म की दवाई लिखी ही नहीं है। वाई शुड जेरोम बी एन एक्विजिशन टू मेडिकल क्लास? जेरोम किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकता था किसी भी मेडिकल क्लास के लिए? ही शुड बी वैल्यूएबल फॉर मेडिकल क्लास बिकॉज द स्टूडेंट्स शुड स्टडी हिम अलोन इंस्टेड ऑफ स्टडिंग सो मैनी पेशेंट्स। वो इसीलिए अपने आप को वैल्यूएबल समझ रहा था क्योंकि वो समझता था कि मेरे अंदर सारी बीमारियाँ हैं। जो मेडिकल के तलबा होते हैं उनको प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट किस्म के पेशेंट्स को चेक करना पड़ता है, तो वो समझता था कि मेरे अंदर सारी बीमारियां, इसीलिए पेशेंट्स के पास जाने से बेहतर है कि मेडिकल के जो बच्चे हैं वो सिर्फ मुझे ही चेक कर लें और उससे वो काफ़ी उन्हें फ़ायदा हो जाएगा। यही रीज़न थी दे कुड गेट देयर डिप्लोमा बाय स्टडिंग हिम, और शायद उन्हें उनका जो डिप्लोमा है वो इसी को सिर्फ रीड आउट करके, इसी को समझ के ही शायद वो हासिल कर लें। माई फाइनेंशियल कैरियर, give at least 2 examples to prove that Leacock was completely confused in the bank. What blunders did Leacock commit in the bank? कोई सी 2 मिसालें दे दें जिसमें ये बात वाज़ेह हो जाए कि लीकॉक जो था वो मुकम्मल तौर पर बैंक में कन्फ्यूजन का शिकार था। कौन कौन सी गलतियां ऐसी थीं जो कि लीकॉक ने बैंक में की? फर्स्ट, देयर वाज नो नीड टू सीइंग द मैनेजर, सबसे पहले बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी उसे मैनेजर से मिलने की। सेकेंड, ही इंटर द सेफ, फिर वो अलमारी में दाखिल हो गया। थर्ड, ही डिपॉजिटेड $56 इंस्टेड ऑफ 50, उसने $50 जमा करवाने के बजाय 56 के 56 जमा करवा दिए। ही डिड नॉट रिटेन मनी फॉर द प्रेजेंट यूज़, और उसने अपने पास जो ज़ाती खर्च के लिए, जो मौजूदा खर्च के लिए जो रकम रखनी थी वो ना रखी उसने। फोर्थ, ही रोड 56 इंस्टेड ऑफ 6 ऑन द चेक, और चौथे नंबर पर जब उसने चेक के ऊपर $6 लिखने थे उसने 56 के 56 दोबारा लिख दिए। फिफ्थ, पाँचवीं, ही पोज टू बी एंग्री इंस्टेड ऑफ कन्फेसिंग हिज फॉल्ट, अपनी गलती मानने के बजाय उसने ये जाहिर किया कि शायद उसके साथ किसी ने बदतमीज़ी किया और इसीलिए वो गुस्सा है। ऑल दिस शोज़ दैट ही वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट इन द बैंक, ये सारी चीज़ें ये बात जाहिर करती हैं कि बैंक में वो मुकम्मल तौर पर परेशानी का शिकार था, कन्फ्यूजन का शिकार था। Why did the manager come to think that Leacock had an awful secret to reveal? मैनेजर को कैसे
कैसे ये सस्पेक्ट हुआ, कैसे उसे लगा कि शायद वो कोई राज जो है वो बहुत बड़ा वो अफशा करना चाहता है, उसके ऊपर जाहिर करना चाहता है। लिकॉक वाज इंसिस्टिंग द मैनेजर टू मीट हिम अलोन। लिकॉक मैनेजर से अकेले मिलने की बार बार कोशिश कर रहा था, इनसे ज़ोर दे रहा था कि मुझे आपसे अकेले ही मिलना है। द मैनेजर लुक्ड एट हिम इन सम अलार्म। अब मैनेजर ने उसको बड़ी अजीब सी नज़र से देखा। ही थॉट दैट लिकॉक वांटेड टू रिवेल एन ऑफुल सीक्रेट, देयरफॉर ही लेड टू हिम टू अ प्राइवेट रूम। उसे ये लगा कि शायद इसके पास कोई एक हो सकता है किसी किस्म का कोई राज हो जो ये मेरे ऊपर जाहिर करना चाहता है, इसीलिए उसने उसको प्राइवेट रूम में वो ले गया। वेयर डिड लिकॉक कीप हिज मनी आफ्टर मिस एडवेंचर इन द बैंक। बैंक से नाकाम होने के बाद, इस बुरे वाक़े के बाद उसने अपनी रकम कहाँ रखी। ही केप्ट हिज मनी इन द सॉक्स एंड ट्राउज़र पॉकेट आफ्टर मिस एडवेंचर इन द बैंक। तो उसने अपनी रकम अपनी जुराबों में और अपने ट्राउज़र की पॉकेट में रखी इस वाक़े के बाद जो कि बैंक में उसके साथ पेश आया। वट कन्फ्यूज द राइटर वेन एवर ही entered a bank. What did make Stephen Leacock go to a bank? Who was Mr. Montgomery? Mr. Montgomery was the accountant in the bank. He was a tall, cool devil. The very sight of him rattled the writer. मिस्टर मोंटेगमरी जो था वो अकाउंटेंट था बैंक में, उसकी जो कदोकामत थी वो बहुत बड़ा था, उसका चेहरा एक शैतान की तरह था। यही चीज़ जो थी वो राइटर को परेशान करती है, जिसकी वजह से वो अपने हवास खो देता है। चाइनाज़ वे टू प्रोग्रेस। हाउ डज़ चाइना रिलाई ऑन इट्स ओन रिसोर्सेज। चाइना किस तरह अपने रिसोर्सेज पर रिलाई करता है। चाइना रिलाइज ऑन इट्स रिसोर्सेज बाय यूजिंग मशीन्स एंड अदर थिंग्स मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। चाइना अपनी ही चीज़ों को इस्तेमाल करता है, अपनी ही मशीन्स को, और अपने ही मुल्क के अंदर बनाई गई चीज़ों के ऊपर वो इन्हिसार करता है। वाई डिड द वर्ल्ड चेंज इट्स एटीट्यूड टूवर्ड्स चाइना। दुनिया ने चाइना के बारे में अपना रवैया क्यों तब्दील ना किया। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1949, 1949 में आज़ादी के बाद चाइना मेड अ ग्रेट प्रोग्रेस। चीन ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। दैट इज़ वाई, इसीलिए द वर्ल्ड हैज़ चेंज इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स चाइना। यही वजह थी कि चाइना के बारे में दुनिया को अपना रवैया तब्दील करना पड़ा। नाउ चाइना इज़ द थर्ड लार्जेस्ट एडवांस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब चीन जो है वो तीसरा बड़ा मुल्क है दुनिया के अंदर। What are the social security benefits provided to Chinese worker? What social benefits does a Chinese worker enjoy? जो माशरे के अंदर सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं वो चाइनीज़ वर्कर को किस तरह के मुहैया किए जाते हैं। वर्कर्स एंड पीजेंट्स इन चाइना enjoy complete social security measures. It means the state is responsible for their comforts and needs in society. They are provided housing and medical facilities. वर्कर्स जितने भी होते हैं वो चाइना के अंदर वो मुकम्मल तौर पर इन चीज़ों का जो होता है वो इंजॉय करते हैं, इन चीज़ों को हासिल करते हैं। इससे ये मुराद है कि जो सोसाइटी में होने वाली जितनी भी ज़रूरतें हैं वो सारी की सारी रियासत की ज़िम्मेदारी हैं, और ये चीज़ें जिनमें घर और मेडिकल के सहूलियात ये उन्हें मुफ्त फराहम की जाती हैं। वाई वाज चाइना फॉरगेटन फॉर 22 ईयर्स आफ्टर इट्स रेवोल्यूशन। इनकलाब के बाद भी, बनने के बाद भी चाइना को 22 साल तक क्यों भुलाया गया। द एटीट्यूड ऑफ द वर्ल्ड टुवर्ड चाइना आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ 1949 वाज डिसरिगार्ड। चाइना को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। चाइना हैड टू फेस प्रिटी इकोनॉमी एंड सबस्क्रिप्ट कल्चर फॉर 22 ईयर्स बिकॉज द वर्ल्ड डिड नॉट रिकग्नाइज इट्स रिसोर्सेज एंड टैलेंट। और 22 साल तक चाइना को बिल्कुल ही इग्नोर किया गया, दुनिया ने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उसको एक नकारा के तौर पे लिया गया। इट वाज कॉल्ड द लैंड ऑफ हिम एंड वाज नॉट गिवन इट्स ड्यू टू प्लेस इन द वर्ल्ड ऑफ फेम। इसको ऐसे भांग की ज़मीन कहा जाता था, मीन्स कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, नकारा है ये दुनिया के अंदर। लेकिन आज देखें चाइना ने किस कदर तरक्की की है। हाउ डज़ ज्यू सो अ चाइनीज़ गर्ल स्टूडेंट स्पेंड हर डे। किस तरह से ये जो चीनी लड़की है जिसका नाम है ज्यू सो, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, किस तरह से वो अपना दिन स्पेंड करती थी। अ चाइनीज़ स्टूडेंट स्पेंड्स अ वेरी बिजी डे। चाइनीज़ लड़की का जो स्टूडेंट का जो दिन था वो बड़ा ही मसरूफ़ गुजरता है। शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे जल्दी उठ जाती है। शी डज़ सम डोमेस्टिक वर्क एंड गोज़ टू स्कूल। सबसे पहले वो कुछ घर के काम काज करती है, उसके बाद वो स्कूल चली जाती है। शी हैज़ अ शॉर्ट ब्रेक एंड दैन शी रिटर्न्स होम फॉर लंच। उसके बाद उसे एक छोटी सी मीन्स के दरमियाना खाने का वक्फ़ा होता है 11-12 बजे, उसके बाद वो लंच के लिए घर आ जाती है। She does her homework at school and reads newspaper to keep
her aware of national and international situation in free time she plays with her fellows। इसके साथ साथ जब वो घर से दोबारा वापस स्कूल में जाती है तो वहाँ पे वो कुछ काम करती है, और वहाँ से आने के बाद घर में आके भी वो क्या करती है कि न्यूज़पेपर पढ़ती है, जिससे उसे ये पता चलता है कि मुल्की और गैर मुल्की हालात क्या हैं। ये सब कुछ वो फारिग टाइम में करती है। इसके साथ साथ वो अपने दोस्तों के साथ खेलती भी है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन चाइनीज़ वुमेन। चाइनीज़ वुमेन के बारे में एक नोट लिखिए। चाइनीज़ वुमेन लैक फेमिनिटी एज दे डू नॉट यूज़ ब्यूटी प्रोडक्ट्स। चाइनीज़ औरतों में, चीनी ख़वातीन में नस्वानियत की कमी है। उन लगती नहीं है कि ये लड़कियां हैं, क्योंकि वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती। दे अवॉइड ड्रग्स एंड रिलेशन विद द अदर मैन। उनके नाजायज़ ताल्लुकात नहीं होते दूसरे मर्दों के साथ, और वो ड्रग्स वगैरह भी नहीं लेती, उससे भी अवॉइड करती हैं। राइट द लाइन्स ऑन चाइनीज़ एग्रीकल्चर सिस्टम। इन चाइना द एवरेज साइज ऑफ फार्मिंग कंसर्न इन ड्राइंग थ्रू अ सिस्टम ऑफ कम्यून्स with subdivisions into production brigades and teams, but most of the peasants are involved in farming. They use local machines. Their agriculture is incorporate in local industry. चाइना के अंदर जो फार्मिंग है वो बड़े लेवल पे की जाती है और उसको बड़े हिस्सों में तकसीम किया जाता है। मीन्स के उसके अंदर एक कॉलोनी, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि एक टाउन है, टाउन के अंदर डिफरेंट किस्म के ब्लॉक हैं, और वही ब्लॉक जो होते हैं वो अपनी अलग अलग जो हैं वो सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह चीनी जितने भी इलाके हैं जहाँ पे ज़राअत का सिस्टम है, उनको डिफरेंट ब्रिगेड्स के अंदर, डिफरेंट टीम्स के अंदर उसको तकसीम किया गया है, और ज़्यादातर लोगों का जो ताल्लुक़ है वो इसी पेशे के साथ है, ज़राअत के साथ है। उनकी जो मशीनें हैं वो मकामी तौर पर तैयार की जाती हैं, इसलिए वो कोई ज़्यादा इतनी महंगी नहीं होती हैं, और उनके स्पेयर पार्ट्स भी उन्हें आसानी से मुहैया हो जाते हैं। यही वजह है कि चाइनीज़ एग्रीकल्चर सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। हंगर एंड पॉपुलेशन। व्हाट डज़ हंगर मीन ऑन लार्ज स्केल एज व्यूड बाय एना मैकेंजे। एना मैकेंजे के मुताबिक भूख क्या है? अकॉर्डिंग टू द राइटर, हंगर डज नॉट मिसिंग वन मील और इवन मिसिंग मील्स फॉर अ होल डे। राइटर के मुताबिक अब भूख से मुराद बिल्कुल ये नहीं है कि आपने सिर्फ़ एक वक्त का खाना नहीं खाया। हंगर से मुराद ये है कि आपके पास खाने के लिए हो ही ना, सिरे से ही, मीन्स कि आप लोगों के पास खाने के लिए ना हो। व्हाट आर द मेन काजेज़ ऑफ फेमाइन्स। कहत की बड़ी वजूहात क्या क्या हैं? रिमाइंड्स अकर बिकेन्स द थ्री रीजंस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड व्हेन टू मैनी पीपल आर देयर टू ईट, बाय द फेलियर ऑफ क्रॉप्स और बाय द लैक ऑफ रेन। 3 वजूहात यहाँ पर बताई जा रही हैं। सबसे पहले जब खुराक की कमी हो जाए, मसलन खाने वाले बहुत ज़्यादा हों और ख़ुराक कम हो, ये सबसे बड़ी वजह। दूसरी वजह क्या है कि आपके पास जो क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, वो ना हों, वो ख़राब हो जाएं, या फिर वो इलाके जहाँ पर बारिशों की वजह से फसलें होती हैं, अगर बारिश ना हुई तो वहाँ पे भी कहत साली हो सकती है। ये 3 मेन वजूहात होती हैं। What was the condition of hungry children in Kenya? After visiting our nutrition center in Kenya, after visiting, the word is visiting, the spelling mistake भी है, VISTING. After visiting our nutrition center in Kenya, author Hopcroft of The Guardian described they were a children whose eyes stared as if blind, whose legs and arms were like sticks of liquor, who neither prime nor love, and who weighed 10 lb at the age of 2 years. वो कहते हैं कि हमने एक कीनिया के सेंटर के अंदर विज़िट किया। वहाँ पे हमने ये देखा कि बच्चों की जो हालत थी वो बहुत बुरी थी। उनकी आँखें जो थीं वो जिस्म से अलग नज़र आ रही थी। उनके सर ऐसे लगता था जैसे वो अंधे हों, पलक भी नहीं झपकते थे वो, और उनकी जो टांगें थीं वो उनके बाजुओं की तरह लगती थी, मीन्स कि इतनी कमज़ोर थीं, और ऐसे लगता था जैसे वो कोई मरीज़ हों। और ISIS के मुताबिक एक बच्चा जिसकी उम्र 2 साल थी, उसका 10 पाउंड वज़न भी नहीं था। ये कंडीशन थी कीनिया के अंदर बच्चों की। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पब्लिक हेल्थ मेजर्स इन इंक्रीज़ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जब बढ़ जाती है तो किस तरह से वो लोगों की ज़िंदगी पर असर डालती है। पब्लिक हेल्थ मेजर्स आर क्वाइट इम्पोर्टेंट इन इंक्रीजिंग अ पॉपुलेशन एज बेटर हेल्थ सेल्स ट्रीज प्रोड्यूस डेथ रेट एंड रिडक्शन इन डेथ रेट इज़ द मेन काज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन।
पब्लिक हेल्थ मेजर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है और उनको डिफरेंट किस्म की जो हेल्थ की सहूलियत होती हैं वो मुहैया की जाती हैं। अब डेथ रेट जो होती है वो बड़ी वजह होती है कि पॉपुलेशन को इंक्रीज़ होने में। देखें, जब शरह पैदाइश ज़्यादा हो जाएगी और शरह अमवात मरने वालों की तादाद कम हो जाएगी तो फिर भी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ जो होती है वो सेहत पर असर डालती है। डिस्क्राइब सम ग्रेट फेमाइज ऑफ द पास्ट। कुछ जो माजी के अंदर फेमाइंस थे उनको बयान कीजिए। द नाइल रिमेन ड्राई फॉर 7 years एंड द एजिप्शियंस हैड टू फेस फेमाइन। लाइकवाइज चाइना एंड इंग्लैंड फेस ग्रेट फेमाइंस and millions of people died in Russia because of famine in 1921. A rust famine of the century struck India in 1964 to 65. दरिया नील जो था वो 7 साल तक मिस्र में खुश्क रहा। इसकी वजह से मिस्र में जो था वो कहत आया था। आपको यह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा मालूम होगा, अगर नहीं मालूम तो आप इसको पढ़िएगा कि 7 मोटी गायें 7 पतली गाय को खा रही हैं। ये ख्वाब देखा था मिस्र के बादशाह ने। अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब कैद किया गया था तो इनके साथ 2 और लोग भी मौजूद थे उस जेल में। दोनों शख्स ने जब ख्वाब देखा, क्या ख्वाब था? एक ने ये देखा कि वो किसी बड़े ओहदे पर फाइज़ है और अंगूर खा रहा है। दूसरे ने क्या देखा कि उसकी जो लाश है वो सूली पे लटकी हुई है और चील और कौवे आते हैं और उसके सर से गोश्त नोच नोच के जा रहे हैं। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन्हें ताबीर बताई थी कि जो अंगूर खा रहा है, जो ड्रिंक ले रहा है, वो रिहाई पा जाएगा और किसी बड़े ओहदे पर फाइज़ हो जाएगा, और दूसरे को सज़ाए मौत होगी और उसकी डेड बॉडी को दफन नहीं किया जाएगा बल्कि चील और कौवे उसको नोच नोच के खाएंगे। कुछ अरसे के बाद ऐसा ही हुआ। अब जब मिस्र के बादशाह ने इस ख्वाब को देखा कि 7 मोटी गाय 7 पतली गाय को खा रही हैं, 7 पतली गाय 7 मोटी गाय को खा रही हैं, तो कोई भी इस ताबीर को बताने से कासिर था। तो उस शख्स को याद आया कि क्यों ना इस ताबीर के बारे में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से पूछा जाए। तो फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आया गया तो आपने बताया कि पहले 7 साल जो होंगे वो बड़े खुशहाली के होंगे, लेकिन अगले 7 साल के अंदर कहत पड़ेगा। तो बादशाह ने आपके इस जवाब की वजह से आपको ही मुकर्रर किया और ये सारा सिस्टम, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर कहत साली हुई थी। यही वाक़या है जिसका ज़िक्र यहाँ पे किया जा रहा है। द नाइल रिमेन ड्राई फॉर 7 years एंड द इजिप्शियंस हैड टू फेस द फेमाइन। इसी तरह से चाइना और इंग्लैंड के अंदर भी बड़े बड़े कहत पड़े हैं जिससे लाखों लोग जो थे वो रूस के अंदर भी 1921 में वो लुक़मा अजल बने। और सबसे जो बुरा जो कहत पड़ा इंडिया में 1964-65 में ये वाक़ हुआ है। हाउ डू फेमाइन अकर? कहत कैसे वाक़ होते हैं, कैसे पढ़ते हैं? सम ऑफ काजेज़ ऑफ फेमाइंस आर ओवर पॉपुलेशन। कुछ जो वजूहात हैं कहतों की, वो आबादी का ज़्यादा होना, फेलियर ऑफ क्रॉप्स फसलों का ख़राब होना, एंड शॉर्टेज ऑफ फूड और ख़ुराक का कम होना, एंड लैक ऑफ रेन्स या बारिशों का कम होना। ये कुछ मेन वजूहात हैं। इफ़ द फूड अवेलेबल इज़ नॉट इनफ फॉर द पीपल टू ईट दे में स्प्रेड ऑफ ए माइन। अगर ख़ुराक जो मौजूद है वो लोगों के खाने के लिए काफ़ी नहीं है तो उसकी वजह से भी कहत आ सकता है। इन सच केसेस पीपल स्टार्व टू डेथ। और इस वजह से, इन वजूहात की वजह से लोग फाका कशी की वजह से वो मर जाते हैं। वाई इज़ द बर्थ रेट नॉट सो हाई इन एडवांस कंट्रीज़? जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर बर्थ रेट इतना ज़्यादा हाई क्यों नहीं होता? इन द मोर एडवांस कंट्रीज़ बर्थ रेट इज़ नॉट सो हाई। एडवांस कंट्रीज़ में जो शरह पैदाइश है वो ज़्यादा नहीं होती। पीपल आर एजुकेटेड, लोग पढ़े लिखे होते हैं। दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग, उन्हें मालूम होता है कि फ़ैमिली प्लानिंग क्या है। दे आर अवेयर ऑफ़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उन्हें अपनी ज़िम्मेदारियों का भी पता होता है। लेकिन यहाँ पर एशिया में क्या होता है, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में, वो कहते हैं कि जी बच्चे अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, अल्लाह ताला ही रिस्क देता है, कोई शक नहीं है इसमें, अल्लाह ताला ही रिस्क देता है। लेकिन उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। और जब बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर बच्चों की देखभाल वो मुश्किल होती है, बच्चों की तालीम, बच्चों के अखराजात वो एक शख्स पूरे नहीं कर सकता, जिसकी वजह से बिगाड़ पैदा होता है। और ये कुरान पाक में भी है कि जिस तरह अब ये दूध पिलाने से रिलेटेड कहा जाता है कि बेटे को 2 साल पिलाया जाए, बेटी को 3 साल पिलाया जाए, तो ये भी एक तरह से
फैमिली प्लानिंग से ही रिलेटेड आई थिंक ये चीज़ हो सकती है। बाकी इसके बारे में आपको जो इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं वही बता सकते हैं, लेकिन ये हमारे मुल्क में ये ऐसा होता है। द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड। हु वाज अल हाकिम? अल हाकिम वाज अब्दुर्रहमान सक्सेसर। अल हाकिम जो था वो अब्दुर्रहमान का जानशीन था। ही हिमसेल्फ अ लर्न मैन, वो एक पढ़ा लिखा शख्स था। ही प्रमोटेड लर्निंग एंड इनकरेज स्कॉलर्स, उसने तालीम को आम किया और स्कॉलर्स को इनकरेज किया। ही सेट्स अप 20 फ्री स्कूल्स इन द कैपिटल, उसने 27 मुफ्त स्कूल जो थे वो कैपिटल में कायम किए। ही मेड द यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्डोवा एज वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, उसने यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्डोवा बनाई जो कि दुनिया की मशहूर तरीन यूनिवर्सिटियों में से एक है। What did अल हाकिम डू टू प्रमोट लर्निंग एंड स्कॉलरशिप? अल हाकिम ने किस तरह से तालीम को आम करने के लिए और स्कॉलरशिप दी? ही इनलार्ज द यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्डोवा, उसने यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्डोवा को बढ़ाया। ही इनवाइटेड प्रोफेसर्स फ्राम द ईस्ट, उसने मशरिक़ से प्रोफेसर्स को बुलाया। दे वर पेड वेरी हैंडसम सैलरीज़, और उन्हें ज़बरदस्त किस्म की जो सैलरीज़ थी, तनख्वाहें थीं, वो दी गई। ही एस्टेब्लिश्ड अ लाइब्रेरी, और उसने एक लाइब्रेरी कायम की। विद अ कलेक्शन ऑफ 40,000 बुक्स, और उसके अंदर तकरीबन 40,000 किताबें थीं। याद रखिए कि ये क्वेश्चन आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि अल हाकिम ने कौन सी यूनिवर्सिटी तामीर की? द यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्डोवा। कितनी बुक्स लाइब्रेरी में रखी? 40,000। व्हाट डिड द कैलिफ सेड ऑन रिसीविंग द हेड ऑफ हिज गवर्नर? खलीफा ने क्या कहा जब उसे अपने गवर्नर का सर मिला? व्हेन द कैलिफ रिसीव द हेड ऑफ हिज गवर्नर, जब खलीफा को उसके गवर्नर का सर मिला, ही सेड थैंक्स गॉड टू बी अलाउड फॉर हैविंग प्लेस टू सी बिटवीन अस एंड सच अ फोए। ही मीन्स दैट इट वॉज बेटर दैट देयर वॉज अ ग्रेट डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड अब्दुर्रहमान। तो अब्दुर्रहमान ने क्या किया था कि जो गवर्नर था उसको कत्ल किया और उसके सर को नमक और काफूर में पैक कर कर जो खलीफा था उसके पास भेजा कि ये हशर किया मैंने तुम्हारे गवर्नर का, अब तुम भी तैयार हो जाओ। जब उसको ये सर मिला था तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अब्दुर्रहमान और मेरे दरमियान, ये खलीफा कह रहा है कि अब्दुर्रहमान और मेरे दरमियान ए खुदा तेरा शुक्र है कि तूने इस तरह के बदतरीन दुश्मन से मुझे बचाने के लिए हमारे दरमियान एक समंदर हायल कर दिया है। वाई कॉर्डोवा वाज कॉल्ड द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड? Cordova was the most cultured city in Europe. The flame of Cordova spread such an extent that it was called the jewel of the world. कार्डोवा जो था वो यूरोप के अंदर एक बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता शहर था, और इसका जो शोला था कार्डोवा का वो पूरी दुनिया तक फैला, और वो एक नगीना बना पूरी दुनिया का, इसीलिए उसे ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। It had made so marvelous progress in every field of life. It had made so marvelous progress in every field of life. ज़िंदगी के अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं उन सब ने यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की तरक्की की। पीपल फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड अट्रैक्टेड टू इट, सारी दुनिया से लोग इसकी तरफ खींचे तले आए। ये वजह थी उसके ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड होने की। हाउ डिड उमैया कैलिफेट बिगेन इन स्पेन? आफ्टर गैदरिंग अ फाइन आर्मी, एक ज़बरदस्त किस्म की आर्मी इकट्ठी करने के बाद ही कनकर्ड ऑल सिटीज़ ऑफ स्पेन वन बाय वन इन 733। 733 में उसने एक एक करके स्पेन के जितने भी शहर थे उनको फ़तह किया। ही डिसकंटिन्यूड द फ्राइडे सरमन हिथ्रेटो डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ अब्बासी कैलिफ, और उसने ख़त्म कर दिया, मनसूख कर दिया जो खुतबा दिया जाता था अब्बासी खलीफा के नाम से। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आप लोगों के हीरोज़ जो हमारे पास हैं पार्ट 1 मॉडर्न प्रोज, जो 10 चैप्टर्स हैं। द डाइंग सन, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, एंड ऑफ टर्म, ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, माई फाइनेंशियल कैरियर, चाइनाज़ वे टू प्रोग्रेस, हंगर एंड पॉपुलेशन, एक्सप्लोजन, द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड।
डियर स्टूडेंट्स, ये 10 चैप्टर्स जो थे हमने इनको मॉडर्न प्रोज, इसे पार्ट 1 हम कहेंगे। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो मैंने आप लोगों के से डिस्कस किए हैं। अब आप लोग से एक ही गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल पर, फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को लाजमी लाइक किया करें आप लोग। बाकी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो हीरोज़ हैं, जिसमें फ़र्स्ट ईयर एट हैरो है, हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लॉइस पास्चर, मुस्तफ़ा कमाल, आ डायलॉग एंड डेंगी, ये हमारे पास जो हीरोज़ हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो थर्ड वीडियो होगी उसमें हम गुड बाय मिस्टर चिप्स नावल को डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके लिए आपका रिस्पॉन्स इस वीडियो पे मैं देखूंगा कि किस तरह का आता है, उसके बाद ही मैं उसको अपलोड करूंगा। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी मसला है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।